नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ कुमार गौरव सर के जीके जीएस ब्रह्मास्त्र बैच में मॉडल हिस्ट्री की क्लास। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मास्त्र बैच में मॉडल हिस्ट्री की क्लास था जिसमें हम रीजनल पावर्स पढ़ रहे थे। बंगाल, हैदराबाद, कर्नाटक, अवध, मैसूर, मराठा और पंजाब ये रीजनल पावर्स थे जो कि खुद को स्वतंत्र घोषित कर रहे थे। हमने बंगाल के बारे में पढ़ लिया था। आज की टॉपिक होगी अवध, मैसूर और हैदराबाद कैसे खुद को स्वतंत्र घोषित करते हैं, इसे हम पढ़ेंगे। चलिए बंगाल का रिवीजन कर लेते हैं। बंगाल क्यों महत्वपूर्ण था, तो यह डेल्टाई क्षेत्र था, इसलिए रेवेन्यू की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण था। इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते थे इसे हमने देखा था। बंगाल का दीवान जो कि मुर्शीद कुली खां था, उसके बाद नवाब अली वर्दी खां बनता है। फिर आता है सिराजुद्दौला जिसके शासन काल में प्लासी का युद्ध होता है। फिर नवाब बनता है मीर जाफर। उसके बाद नवाब बनता है मीर कासिम जिसके शासनकाल में बक्सर का युद्ध होता है। अब देखते हैं हैदराबाद और कर्नाटक के बारे में। दिल्ली में मुगल का शासन था जो कि शासक था मोहम्मद शाह रंगीला। यह योग्य शासक नहीं था, इसने सूबेदार नियुक्त किया हुआ था निज़ाम उल मुल्क को जिसका वास्तविक नाम था चीन कालिस खां। चीन कालिस खां जो कि आसफ जहां वंश से रिलेटेड था। चीन कालिस खां ने 1724 ईस्वी में हैदराबाद को स्वतंत्र राज्य का यह संस्थापक बनता है, यानी हैदराबाद को स्वतंत्र राज्य घोषित कर देता है। 1798 में देखते हैं क्या हुआ था हैदराबाद में। तो 1798 में हैदराबाद पहली ऐसी रियासत बनी जिसने सहायक संधि अपनाई। 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो चला करके हैदराबाद का विलय भारत में किया गया। इस बार यह 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, यानी कि 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं ऑपरेशन पोलो को। अब देखते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। आइए देखते हैं कैसे हुआ स्वतंत्र घोषित। कर्नाटक को कार्नेटिक प्लेस भी कहा जाता है जो कि पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। इसका संस्थापक सादत उल्ला खां था। सादत उल्ला खां ने राजधानी अर्काट बनाया कर्नाटक का। कार्नेटिक पर अधिकार यानी कि उत्तराधिकार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस के मध्य युद्ध हो रहा था जो कि कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध 1746 से लेकर के 1763 तक चला, जिसके दौरान 3 कार्नेटिक युद्ध हुए। फर्स्ट कार्नेटिक वार के दौरान एक्सला सापेल संधि हुई थी। सेकेंड कार्नेटिक वार के दौरान पांडिचेरी की संधि हुई और थर्ड कार्नेटिक वार के दौरान पेरिस की संधि हुई। इसी के बीच थर्ड कार्नेटिक वार के बीच यह 7 वर्ष तक चला था। वांडीवास का युद्ध हुआ 1760 ईस्वी में, जिसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्वकर्ता आयरकुट था। अब देखते हैं अवध के बारे में। 1857 ईस्वी में अवध स्वतंत्र घोषित हुआ था। यह क्यों महत्वपूर्ण था, तो गंगा नदी क्षेत्र उपजाऊ भूमि के कारण यह लैंड रेवेन्यू की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। दिल्ली में मोहम्मद शाह रंगीला का शासन था। अवध का सूबेदार सादत खां जो कि एक योग्य शासक बना, इसने 1722 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया अवध को और इसने अवध की राजधानी फैजाबाद बनाई। इसे उपाधि कौन सी प्राप्त थी, तो इसे बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्राप्त थी। अवध की प्रथम राजधानी इसने फैजाबाद बनाई सादत खां ने। बाद में इसकी राजधानी लखनऊ बनाता है आसफ उद्दौला। हैदराबाद, बंगाल और कार्नेटिक ये तीनों स्वतंत्र हो चुके थे। अवध भी खुद को स्वतंत्र कर लिया। आप याद रखेंगे 1722 ईस्वी में सादत खां के द्वारा इसे स्वतंत्र घोषित किया गया। सेकेंड राजधानी जब लखनऊ बनती है अवध की, उस समय आसफ उद्दौला का शासन था और इसने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा और रूमी गेट बनवाया था। सादत खां के बारे में देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु।
सादत खान ने नादिर शाह को दिल्ली बुलाया था, यानी कि इसी ने दिल्ली बुलाया। 1739 ईस्वी में नादिर शाह यह आक्रमण कर देता है दिल्ली पर और डर से सादत खान ने आत्महत्या कर ली थी। सफदरजंग जो कि सादत खां के बाद शासक बना, अवध का नवाब, मुगलों का वजीर होगा, यह घोषित हुआ सफदरजंग के शासन में। फिर आता है शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला के शासनकाल में 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है और इसी के दौरान इलाहाबाद की संधि होती है, जिसमें कड़ा और इलाहाबाद क्षेत्र का राजस्व मुगलों के पास दे दिया गया। बंगाल में शासन था सिराजुद्दौला का और अवध में शासन था शुजाउद्दौला का, दोनों अलग अलग हैं, याद रखेंगे। अंतिम नवाब अवध का बनता है वाजिद अली शाह 1856 ईस्वी में। अवध में वाजिद अली शाह था और दिल्ली में डलहौजी था जो कि हड़प नीति अपनाया था। आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी के द्वारा अवध में कुशासन का आरोप लगा करके इसे विलय कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी में। इसी से नाराज होकर के वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति में भाग लिया। सादत खां 1722 ईस्वी में अवध को फ्री यानी स्वतंत्र घोषित कर देता है और इसने राजधानी फैजाबाद बनाई थी। इसे बुरहान उल मुल्क की उपाधि मिली थी, यानी सादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्राप्त थी। फिर अगला नवाब बनता है सफदरजंग जो कि घोषित करता है कि नवाब ही वजीर बनेगा। फिर शासन आता है आसफ-उद-दौला का जो कि फैजाबाद से अवध की दूसरी राजधानी लखनऊ बनाता है। फिर शासन आता है शुजाउद्दौला का। इसी के शासनकाल के दौरान में 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। फिर शासन आता है वाजिद अली का जो कि 1856 ईस्वी में आउट्रम के रिपोर्ट के आधार पर यानी कुशासन का आरोप लगा करके अवध को विलय कर लिया गया, जिससे नाराज होकर के बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति में भाग लिया। अगली टॉपिक है मैसूर। मैसूर के बारे में देखते हैं। प्राचीन और आधुनिक दोनों की दृष्टि से प्राचीन इतिहास इसका है। प्राचीन में बहमनी और विजयनगर दो साम्राज्य थे, इनके बीच संघर्ष हो रहा था 1565 ईस्वी में। इस संघर्ष के दौरान 3 युद्ध हुए, तालीकोटा का युद्ध, बन्नीहट्टी का युद्ध और राजछस्ता गढ़ी का युद्ध हुआ, जिसमें कि विजयनगर हार चुका था। बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत गोलकुंडा और बीजापुर यह बहमनी में शामिल थे। यदि बात करें विजयनगर साम्राज्य की तो इसकी राजधानी हम्पी कर्नाटक में थी और विजयनगर का संस्थापक हरिहर बुक्का है। यह तुलु वंश से संबंधित है। शासक इसका कृष्णदेव राय था, जिसे अष्ट दिग्गज के नाम से जानते हैं। इसके द्वारा आमुक्त मालिदा ग्रंथ की रचना की गई थी। इस युद्ध के बाद यानी तालीकोटा युद्ध, बन्नीहट्टी युद्ध और राजछस्तागढ़ी के युद्ध के दौरान विजयनगर की हार होती है और इसका अंत हो जाता है। अवशेष जो बचे थे उससे मैसूर की स्थापना की जाती है। इसी दौरान वांडेयार वंश का अंतिम शासक चिक्का कृष्णराज बना, जिसके 2 मंत्री थे, नंदराज और देवराज। सिपाही था हैदर अली। हैदर अली यह योग्य शासक बना। इसने 1761 ईस्वी में आधुनिक मैसूर का संस्थापक इसे कहा जाता है। इसने आधुनिक मैसूर को स्वतंत्र घोषित कर दिया। 1756 से 1763 तक सप्तवर्षीय युद्ध चला है, याद रखेंगे। जब कर्नाटक और हैदराबाद ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व बढ़ने लगा तो मैसूर का झुकाव फ्रांस की तरफ होने लगा और वर्ल्ड में भी ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस फ्रांस युद्ध चल रहे थे। इसके दौरान आंग्ल मैसूर युद्ध 4 हुए हैं, याद रखेंगे। पहला वार हुआ था 1767 से लेकर 69 तक, जिसमें कि हैदर अली के द्वारा युद्ध विराम
लाया जाता है और मद्रास की संधि होती है। सेकेंड वार के दौरान यानी सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान यह कब हुआ था? तो 1780 से 84 के मध्य हुआ। 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और टीपू सुल्तान युद्ध करता है जिसमें कि मंगलौर की संधि होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेस्टिंग था। थर्ड वार हुआ 1790 से 92 ईस्वी में टीपू सुल्तान के शासन में और टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम संधि के द्वारा मैसूर का आधा राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया। फोर्थ वार हुआ 1796 से 99 के बीच। टीपू सुल्तान मृत्यु हो जाती है इसकी और ईस्ट इंडिया कंपनी के वेलेस्ली का नेतृत्व था। पूर्व का साम्राज्य मेरे कदमों में, यह इसका कथन था वेलेस्ली का, याद रखेंगे। टीपू सुल्तान के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। टीपू सुल्तान पुत्र था हैदर अली का। यह फ्रांस की क्रांति से प्रभावित था। जोकोबियन क्लब का सदस्य भी रहा टीपू सुल्तान। ट्री ऑफ लिबर्टी यानी श्रीरंगपट्टनम को स्वतंत्रता का वृक्ष कहा गया। भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीने से अच्छा है शेर की तरह एक दिन ही जीना, यह कथन था टीपू सुल्तान का। आगे देखते हैं, नौसेना के निर्माण का प्रयास किया इसने। टीपू सुल्तान क्या नए विचार और नवाचार किया? तो इसने माप तौल की नई पद्धति अपनाई, कैलेंडर प्रणाली अपनाई, विदेशों में दूध भेजना शुरू कर दिया और सिक्का ढलाई का नया तरीका अपनाया इसने। सेना निर्माण का प्रयास किया, रॉकेट प्रणाली का प्रयास किया। हमने अवध, बंगाल, हैदराबाद, कर्नाटक, मैसूर और मराठा पढ़ लिया है। आगे हमारी टॉपिक होगी पंजाब कैसे खुद को स्वतंत्र घोषित करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।